तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के लिए हम शुरू करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो बच्चे, एटम की कहानी बहुत लंबी है, बहुत लंबी कहानी बाद में करेंगे, पहले एटम के बारे में कुछ सीख ले। तो पहली बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम और एलिमेंट। एक एटम या एलिमेंट को कैसे दिखाया जाता है, एक एटम या एलिमेंट को कैसे दिखाया जाता है, इसको दिखाते हैं एक्स जेड ए या फिर एक्स जेड ए। बस ध्यान रखना, जेड लेफ्ट में भी आ सकता है और राइट में भी आ सकता है। इसी तरह ए भी लेफ्ट या राइट में, पर जेड नीचे आएगा, ए ऊपर आएगा। एक्स कौन है? एलिमेंट है। जेड कौन है? एटॉमिक नंबर है। और ए कौन है? मास नंबर है, जो लगभग एटॉमिक मास के बराबर होता है। ध्यान रखना, एलिमेंट को दिखाया जाएगा एक्स जेड ए। एक्स एलिमेंट है, जेड एटॉमिक नंबर है, ए मास नंबर है। जैसे किसी ने लिखा Na1123, ये सोडियम एलिमेंट है, 11 एटॉमिक नंबर है और 23 मास नंबर है या फिर एटॉमिक मास है। तो बच्चे एक खास बात ध्यान रखना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट एक्स जेड ए, सुनते जाइएगा, ध्यान देना है सभी को। पहला पॉइंट, इन न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is equal to atomic number of protons equal to atomic number and number of neutrons equal to mass number minus atomic number। ध्यान रखना बच्चे, किसी भी न्यूट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एटॉमिक नंबर जितने होंगे, जो प्रोटॉन होंगे वो एटॉमिक नंबर जितने होंगे, और जो न्यूट्रॉन होंगे वो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर जितने होंगे। जैसे मान लो किसी ने यूं कह दिया Na1123, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इसका एटॉमिक नंबर है 11 और मास नंबर है 23। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? जितना एटॉमिक नंबर है 11। प्रोटॉन्स कितने होंगे? जितना एटॉमिक नंबर है 11। और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 23 माइनस 11, ए माइनस जेड। इलेक्ट्रॉन कितने? जेड। प्रोटॉन कितने? जेड। न्यूट्रॉन कितने? ए माइनस जेड, मतलब 12। ध्यान रखना बच्चे, बहुत अच्छे। तो इलेक्ट्रॉन होंगे 11, प्रोटॉन होंगे 11 और न्यूट्रॉन होंगे 23 माइनस 11। ये है न्यूट्रल एटम के लिए। पर अगर कहीं कोई चार्ज एटम आ जाए, ध्यान रखना, इन चार्ज एटम सुनेगा, चार्ज एटम को हम आयन कहते हैं। आयन दो तरह का होता है, केटायन या एनायन।
पॉजिटिव चार्ज हो तो कैटायन, नेगेटिव चार्ज हो तो एनायन। चार्ज एटम में नंबर ऑफ, ध्यान रखना बच्चे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स remain same as present in neutral atom. Number of proton and neutron remain same. Number of proton and neutron remain same as present in neutral atom. Number of proton and neutron remain same as present in neutral atom, but electrons get changed. Number of electrons changes. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम रहेंगे, इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे। इफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, इफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे, एंड इफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। बच्चे ध्यान देना, सभी बच्चे इस बात पे ध्यान देना, चार्ज एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उतने ही रहेंगे जितने न्यूट्रल एटम में थे। हाँ, पर इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे और नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। बच्चे ध्यान रखना, चार्ज एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम रहते हैं एज प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम, बट इलेक्ट्रॉन गेट चेंज। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन गेट डिक्रीजेस एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन बिकम्स इंक्रीजेस। फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिए, इधर सुनिएगा। मान लीजिए आपसे किसी ने कह दिया, एक बार दोबारा से क्वेश्चन उठाने जा रहा हूं, सुनिएगा। किसी ने कह दिया सोडियम 1123, इलेक्ट्रॉन कितने? Z, प्रोटॉन कितने? Z, न्यूट्रॉन कितने? A-Z। अब बात आती है Na पॉजिटिव, ये न्यूट्रल है, ये चार्ज्ड है, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिमेन सेम 11, 12। इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो डिक्रीज हो जाएंगे। पहले 11 थे, अब एक कम हो जाएगा। ध्यान रखना, पहले 11 थे, अब एक कम हो जाएगा, 10 रह जाएंगे। पहले ध्यान रखिएगा बच्चे, पहले इलेक्ट्रॉन 11 थे, अब 10 रह जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते। फॉर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखिए, ये देखिए, इसका नाम है कार्बन 612। इलेक्ट्रॉन कितने? Z, प्रोटॉन कितने? Z, न्यूट्रॉन कितने? A-Z। कार्बन 4 पॉजिटिव, कार्बन 4 पॉजिटिव, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिमेन सेम एज प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम, बट इलेक्ट्रॉन गेट चेंजेस। 4 पॉजिटिव है तो 4 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। पहले 6 थे, अब 4 कम हो गए। और अगर 4 नेगेटिव होता, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम रहेंगे, और अगर 4 नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रॉन 4 बढ़ जाते। पहले 6 थे। ध्यान रखना बच्चे, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आएगा तो उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे।
तीसरा पॉइंट और याद रखना। पहला पॉइंट क्या था? न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन होंगे जेड, प्रोटॉन होंगे जेड, न्यूट्रॉन होंगे ए माइनस जेड। और चार्ज एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम रहेंगे, इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज होगा तो डिक्रीज हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज होगा तो इंक्रीज हो जाएंगे। एक तीसरी बात और याद रखना बच्चे, तीसरी बात सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। तीसरी बात क्या है कि तीसरी बात, मास ऑफ एटम डिपेंड्स अपॉन, जो मास होता है एटम का, द मास ऑफ एटम इज ओनली ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किसी भी एटम का मास सिर्फ उसमें प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है, नॉट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखना, किसी का भी एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। जैसे किसी ने कहा कि एक एटम है, मान लो कार्बन 612, कोई भी एटम है, तो कह रहा है कि इसके प्रोटॉन आधे कर दिए और इलेक्ट्रॉन डबल कर दिए, तो बताओ मास पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ बच्चे, इसके प्रोटॉन आधे कर दिए और इलेक्ट्रॉन डबल कर दिए, पहले इसका मास कितना था? ध्यान दो बच्चे, इसके पास इलेक्ट्रॉन थे 6, प्रोटॉन थे 6। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? जेड। प्रोटॉन कितने होते हैं? जेड। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? ए माइनस जेड। तीनों सेम थे। और इसका एटॉमिक मास कितना होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। वैसे भी यहां दिख ही रहा है, पर अब वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डबल कर दिए और प्रोटॉन आधे कर दिए, न्यूट्रॉन को नहीं छेड़ा। इलेक्ट्रॉन डबल कर दिए, प्रोटॉन आधे कर दिए। अब नया एटॉमिक मास क्या होगा? नया एटॉमिक मास होगा 3 + 6। बच्चे नया एटॉमिक मास होगा 9। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन डबल कर दिए, प्रोटॉन आधे कर दिए, नया एटॉमिक मास 9 है, तो एटॉमिक मास डिक्रीज हो गया। और कितना डिक्रीज हुआ देख लीजिए, तो परसेंटेज डिक्रीज क्या होती है? डिक्रीज अपॉन टोटल इनटू 100। कितने का डिक्रीज हुआ? 3 का। 100 अपॉन टोटल हो गया 12। डिक्रीज कितने का हुआ? 3 का। टोटल कितना? 12। ये आ गया 4, ये आ गया 25। तो आपका आंसर होगा एटॉमिक मास डिक्रीज बाय 25%। क्या आंसर होगा? एटॉमिक मास विल डिक्रीज बाय 25%। उसका क्वेश्चन था
इलेक्ट्रॉन डबल कर दिए, प्रोटॉन आधे कर दिए, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एटॉमिक मास, और ऊपर आंसर थे हमारे पास। तो आपका आंसर होगा द एटॉमिक मास विल डिक्रीज बाय 25%, परसेंटेज डिक्रीज। अगर बढ़ जाता तो परसेंटेज इंक्रीज निकाल लेते, इंक्रीज अपॉन टोटल इनटू 100। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं हम लोग। अगली बात हमारे पास आती है कंसेप्ट ऑफ आइसोटोप। सुनना बच्चे, अगली बात हमारे पास आती है कंसेप्ट ऑफ आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडायाफर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो ईस्टर। ध्यान रखना, कंसेप्ट ऑफ आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो ईस्टर। सभी बच्चे ध्यान देंगे। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो ईस्टर, सभी बच्चे ध्यान दें। सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स के बारे में बात करेंगे। आइसोटोप्स क्या होते हैं? मान लीजिए हमारे पास कोई दो एलिमेंट हैं, X Z1 A1 Y Z2 A2। अगर इन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम है और इनका अगर मास नंबर अलग अलग है, तो एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर डिफरेंट है, तो ये X और Y आइसोटोप्स कहलाते हैं। एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो X और Y आइसोटोप कहलाते हैं। ध्यान रखना, आइसोटोप्स जो होते हैं बिलोंग्स टू सेम एलिमेंट होते हैं। मतलब ये X और Y एक ही एलिमेंट होंगे। जैसे एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इसको H से, इसको D से, इसको T से दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इन तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है पर मास नंबर चेंज है, 1 2 3 है। ध्यान रखना, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर अलग अलग है। अच्छा, इनमें एक चीज और भी अलग होगी, ध्यान रखना। एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा तीनों के पास और प्रोटॉन भी 1 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? Z। प्रोटॉन कितने होते हैं? Z। हाँ, न्यूट्रॉन अलग अलग होगा। इसके पास न्यूट्रॉन होंगे 1 - 1 0, इसके पास होंगे 2 - 1 1, और इसके पास न्यूट्रॉन होंगे 2। तीनों के पास न्यूट्रॉन अलग अलग है। तो एक बात ध्यान रखना,
आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर अलग होता है, पर उसकी दूसरी पहचान ये भी है, दे बिलोंग्स टू सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ध्यान रखना, दे बिलोंग्स टू सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनके पास, सुनना बच्चे, एक खास बात, ये जो प्रोटियम है ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आइसोटोप है, लगभग 99 पॉइंट समथिंग % मिलता है, और ये 0.16 ड्यूटेरियम बहुत कम मिलता है, और ये 10⁻16 मतलब लगभग मिलता ही नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, जब किसी के न्यूट्रॉन 2 हैं, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से लगभग 1.2 टाइम से ज्यादा हो जाते हैं। ये तो डबल हो गए ना, अगर 1.3 टाइम भी हो जाए, 1.5 गुना भी हो जाए, तो वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। बच्चे ध्यान रखना, जब किसी के न्यूट्रॉन डबल है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 2 है, जब किसी एटम के न्यूट्रॉन प्रोटॉन से डबल हो जाते हैं तो वो एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, वो एनर्जी एमिट करने लगता है लगातार, और वो लगातार अपने मास को एनर्जी में कन्वर्ट करता रहता है जब तक वो स्टेबल ना हो जाए। और ऐसे एलिमेंट जो अपने आप अपने मास को एनर्जी में लगातार कन्वर्ट करते रहते हैं, ऐसे एलिमेंट रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। ध्यान रखना, इसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन से डबल है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से डबल है, और जब किसी एलिमेंट के न्यूट्रॉन प्रोटॉन से 1.5 गुना भी हो जाए तो वो एलिमेंट का न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है और एनर्जी एमिट करता रहता है तब तक जब तक वो स्टेबल ना हो जाए, और ऐसे एलिमेंट रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। तो ये जो ट्रिटियम है, ध्यान रखना, ये रेडियो एक्टिव है, मतलब ये नेचर में खत्म होता रहता है, ये नेचर में खत्म होता रहता है। मतलब अगर आज आपने एक ट्रिटियम का पीस कहीं पे रखा है तो आप उसको कुछ दिन बाद जाके देखोगे तो वो कम मिलेगा अपने आप ही, आपको लगेगा किसी ने तोड़ लिया या घिसा दिया, एक्चुअल में वो अपने मास को एनर्जी में कन्वर्ट करता रहता है, टाइम के साथ साथ कम होता रहता है। ऐसे एलिमेंट जो अनस्टेबल होते हैं वो अपने आप एनर्जी एमिट करते रहते हैं, ऐसे एलिमेंट रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। दूसरी बात ध्यान से सुनना बच्चे, ये जो ड्यूटेरियम है इसको हैवी हाइड्रोजन कहा जाता है, हैवी हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें मास ज्यादा है, इसमें मास कम है, इसमें मास ज्यादा है, इसलिए ये नॉर्मल हाइड्रोजन और ये हैवी हाइड्रोजन कहलाता है। वैसे ये उससे भी हैवी है पर ये मिलता ही नहीं है, और जो मिलता है वो अपने आप खत्म हो जाता है। ये हैवी हाइड्रोजन है और इससे बनने वाला वाटर नॉर्मल वाटर कहलाता है, पर इससे बनने वाला वाटर हैवी वाटर कहलाता है। और ध्यान रखना बच्चे, प्रोटियम नॉर्मल हाइड्रोजन है, इससे नॉर्मल वाटर बनता है, ड्रिंकेबल वाटर बनता है, ड्यूटेरियम से हैवी वाटर बनता है। और एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, जितने भी हैवी आइसोटोप होते हैं बच्चे, जितने भी हैवी आइसोटोप होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं, इसको बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट, आइसोट्रोपिक इफेक्ट। आइसोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है?
द हैवियर आइसोटोप is always less reactive in nature, इसीलिए इसे लेस रिएक्टिव होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, वाई हैवी वाटर दैट इज D2O इज नॉट ड्रिंकेबल। देखो बच्चे, क्वेश्चन पूछा गया कि हैवी वाटर ड्रिंकेबल क्यों नहीं होता। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हैवी वाटर होता है वो लेस रिएक्टिव होता है हैवी हाइड्रोजन के कारण। और हमारी बॉडी या किसी भी एनिमल बॉडी या किसी भी लिविंग बॉडी में पानी की मात्रा सबसे ज्यादा है। द वाटर इज मेन रीजन ऑफ लाइफ, क्योंकि हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है वाटर। आपने खाया, पर वो खाना पचाया किसने? पानी ने। वो पानी हाइड्रोलाइज करता है उस खाने को, और उस खाने से आपको एनर्जी मिलती है। और सोचो, अगर हैवी वाटर लोगे तो हैवी वाटर क्या होगा? लेस रिएक्टिव होगा, और लेस रिएक्टिव होने के कारण आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाएगी। जो खाना आप 2 घंटे 1 घंटे में पचाते हो, वो खाना आपको 10 घंटे में पचेगा। इसीलिए ध्यान रखना, आपको सिंपल सा यहाँ रीजन लिखना है, बिकॉज हैवी वाटर स्लो डाउन आवर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, दैट्स व्हाई हैवी वाटर इज नॉट ड्रिंकेबल। हाँ, इसका नुकसान है, फायदा भी है। आपने सुना होगा न्यूक्लियर रिएक्शंस में बहुत सारी एनर्जी निकलती है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर फिजन होता है। न्यूट्रॉन टूटते हैं, 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27 टूटते जाते हैं। और ये हैवी हाइड्रोजन जो है ये वहां पे ये स्लो कर देता है रिएक्शन को, क्योंकि ये रिएक्टिव ही नहीं है नेचर में। तो अगर हम हैवी हाइड्रोजन उस रिएक्शन में डाल दें तो वो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो ये न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन को स्लोअर डाउन करने के काम आता है। बच्चे ध्यान रखना, इसके नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं। इसको यूज किया जाता है टू स्लो डाउन द न्यूक्लियर फिजन, पर इसको पीने में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को स्लो कर देता है। आइसोटोप का अगला एग्जांपल है हमारे पास। क्लियर नहीं दिख रहा है? चलो कोशिश करते हैं, वीडियो डाल दूंगा आज, वीडियो में देख लेना। ध्यान दो, कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, 612, 613, 614। और ये कार्बन का ये जो आइसोटोप है ये भी रेडियो एक्टिव है। अब ध्यान दीजिए बच्चे, इन सबका एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर अलग अलग है। ये तीनों भी आइसोटोप हैं और ये आइसोटोप रेडियो एक्टिव है, मतलब ये भी समय के साथ साथ खत्म होता रहता है। और ध्यान रखना, ये लिविंग थिंग्स में अपने आप पहुंच जाता है। जैसे आप सांस लेते हैं तो ये आपके अंदर भी पहुंच जाता है, धूप लेते हैं आपके अंदर पहुंच जाता है, और ये आपके अंदर भी मौजूद है कार्बन 614, जो टाइम के साथ साथ खत्म होता रहता है। ध्यान देना बच्चे, ये टाइम के साथ साथ खत्म होता रहता है, और यही फायदा इसका ये है, ये टाइम के साथ खत्म होता रहता है पर पूरी जिंदगी में कभी खत्म नहीं हो पाता। धीरे धीरे खत्म होता है पर पूरी जिंदगी में कभी खत्म नहीं हो पाता। और इसका धीरे धीरे खत्म होना कार्बन डेटिंग कहलाता है, और इसी कार्बन डेटिंग की हेल्प से रेडियो एक्टिव की लाइफ पता लगती है, और उस चीज की भी लाइफ पता लगती है
जिस चीज में वो एलिमेंट है, तो किसी भी लिविंग सैंपल की लाइफ पता करनी हो या किसी भी नॉन लिविंग चीजें जिसमें कार्बन 14 होता है लाइफ पता करनी हो, तो कार्बन डेटिंग से कर सकते हैं। और ये कार्बन डेटिंग इसके रेडियो एक्टिव होने का नतीजा है। अगली बात हम कल करेंगे, तब तक बाय बाय, थैंक यू।